डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या पॉइंट्स हैं और क्या क्या मेन फैक्ट्स हैं, क्या क्या बातें हैं, क्या क्या कौन कौन से डेट्स हैं इसमें, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये आपके जो एग्ज़ाम चल रहे हैं इस टाइम, एसएससी, जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी, पुलिस, इन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। संविधान नियमों अथवा कानूनों का वह संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित किया जाता है। भारत का भी अपना संविधान है। भारतीय संविधान के विकास को भारत में कंपनी के शासन तथा ब्रिटिश क्राउन के शासन के तहत निर्मित अधिनियमों के विकास के रूप में समझा जा सकता है। जो भारतीय संविधान है उसके विकास को भारत में कंपनी के शासन तथा ब्रिटिश क्राउन के शासन के तहत निर्मित अधिनियमों के विकास के रूप में समझा जा सकता है। तो कौन कौन से संसदीय अधिनियम थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पारित किए गए थे? रेगुलेटिंग एक्ट था जो कि 1773 में पारित किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, चार्टर एक्ट 1793 में, फिर चार्टर एक्ट 1813 में, फिर उसके बाद फिर चार्टर एक्ट फिर आया 1833 में, फिर चार्टर एक्ट 1853 में। मतलब हर 20 साल पर ये चार्टर एक्ट आता रहा। और ब्रिटिश ताज के शासनीय पारित अधिनियम, मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ख़त्म हुआ तो उसके बाद ब्रिटिश ताज का शासन आया, तो उसमें कौन कौन से शासन किए मतलब अधिनियम लाए गए थे? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, फिर 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। फिर जो पहला एक्ट आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें क्या क्या था, क्या क्या नियम थे, उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित किया गया। इस अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित किया गया। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। किस एक्ट के तहत? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यालय 5 वर्ष निर्धारित किया गया। इस व्यवस्था के तहत वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग, मॉनसन और बोरवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त किए गए। और ये जो लोग थे, फ्रांसिस क्लेवरिंग, मॉनसन और बोरवेल, ये काउंसिल के सदस्य नियुक्त किए गए। और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इस व्यवस्था के तहत मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में बंगाल में एक उच्चतम न्यायालय, मतलब चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट बनवाया गया। इसकी स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। ये किसके तहत हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। नोट: इस उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे, जबकि 3 अन्य न्यायाधीश में चैम्बर्स, फ्लेमिस्टर तथा हाउड थे। इस व्यवस्था के तहत कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया।
इस अधिनियम के तहत कंपनी द्वारा भारत की राजस्व, नागरिक और सैन्य संबंधी समस्त सूचनाएं ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया। और इसी अधिनियम के तहत जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके तहत सारी चीज़ें, जो भी भारत का राजस्व था, जो भी नागरिक और सैन्य संबंधी सूचनाएं थी, वो ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया था। और एक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ 1781 रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाए गए इस अधिनियम के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। टू रिमूव द डेफिशिएंसीज ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट अंडर दिस एक्ट द गवर्नमेंट ऑफ कलकत्ता वॉज गिवन द पावर टू मेक लॉज फॉर बंगाल, बिहार, उड़ीसा एज वेल। मतलब रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमी रह गई थी, उसको सुधारने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसके तहत भारत में कंपनी के कार्यों एवं प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ। इसके तहत भारत में कंपनी के कार्यों एवं प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। भारत में कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। इस एक्ट के तहत भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई, जो 1858 ईस्वी तक विद्यमान रही। इस एक्ट के तहत भारत में द्वैध शासन मतलब डुअल गवर्नमेंट की स्टार्टिंग हुई थी। कंपनी के वाणिज्यिक संबंधी मामलों की देखरेख के लिए निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अनुमति दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। 1786 का अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गईं। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल और वायसराय रॉबर्ट क्लाइव जो थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, जो कि 1758 से 1760 और फिर उसके बाद 1765 से 1767 तक रहे थे। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, जो कि 1774 से 1785 तथा बंगाल का अंतिम गवर्नर 1772 से 1774 तक रहा था। जो वॉरेन हेस्टिंग था वो 1772 से 1774 तक बंगाल का गवर्नर था और उसके बाद उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, जो कि 1828 से 1834 तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल 1834 से 1835 तक, मतलब बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था और इसे फिर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल मतलब पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड कैनिंग कंपनी द्वारा नियुक्त भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय मार्च 1947 से अगस्त 1947 तक तथा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। और सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन? सी राजगोपालाचारी। चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793 को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 के नाम से भी जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। चार्टर एक्ट 1793 जो था, इस एक्ट के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो राज कर रही थी, उसको 20 साल बढ़ा दिया गया।
गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य को सर्वप्रथम मैकॉले शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। चार्टर एक्ट 1793 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट का गवर्नर जनरल था, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया था। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया और इसी एक्ट में भेदभाव को समाप्त कर उस पर मानदंड लगाया गया और उसको समाप्त किया गया। चार्टर एक्ट 1813, इसके द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसके द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, मतलब कि अब दूसरी कंपनियां भी भारत में आएंगी और भारत से व्यापार करेंगी। हालांकि कंपनी को चीन से व्यापार का तथा कंपनी का भारत में चाय के व्यापार का एकाधिकार जारी रहा। मतलब जो चाय का एकाधिकार था वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही रहा। इस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के विकास एवं विस्तार के लिए लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने की व्यवस्था की गई। चार्टर एक्ट 1833, इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसके द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्मस्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। मतलब अब जो इंडियंस थे उनको भी ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी बनने का मतलब दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत दास प्रथा के कानून के खिलाफ घोषित किया गया था। 1843 ईस्वी में इसे कानून बनाकर समाप्त कर दिया गया। इसके तहत भारतीय कानूनों के सम्मेलन और संहिताकरण के लिए एक विधि आयोग की स्थापना हेतु प्रावधान किया गया। चार्टर एक्ट 1853 में देखिए क्या है। इसके द्वारा कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु इस व्यवस्था के तहत भारतवर्ष के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत सिविल सेवकों की भारतीय भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता की शुभारंभ किया गया। 1858 का भारतीय शासन अधिनियम। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया। 1857 में जो वॉर हुआ था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके तहत ये एक्ट लाया गया था। इस अधिनियम को एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत के शासन को ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। मतलब अब वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी राज नहीं करेगी। अब डायरेक्ट जो ब्रिटेन के क्राउन है, जो कि वहाँ के राजा महाराजा हैं, वो अब इंडिया पर डायरेक्ट रूल करेंगे। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली को भी समाप्त कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को अब भारत के वायसराय के नाम से जाना जाने लगा। जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको भारत के वायसराय के नाम से जाना जाने लगा, जो कि भारत में ब्रिटिश क्राउन ताज का शासन प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता है। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। 1858 में भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद को सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। मतलब इस एक्ट के तहत अब जो भारतीय प्रतिनिधि हैं, मतलब इंडियन ऑफिसर्स हैं, उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की
जो है लॉ बनाने की अनुमति दी गई। 1862 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सरदार दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। वायसराय को आपातकाल में विधान परिषद की सलाह के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति प्रदान की गई, जिसकी अवधि 6 माह थी। इस अधिनियम द्वारा वायसराय को नए प्रांतों की स्थापना तथा उनकी सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार भी दिया गया। मतलब जो वायसराय थे वो नए प्रांत भी बना सकते थे, नए स्टेट भी बना सकते थे और सीमाओं में बदलाव भी कर सकते थे। वायसराय को प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना की शक्ति प्रदान की गई। मतलब वो विधान परिषद की स्थापना भी कर सकते हैं। 1862 में बंगाल, 1866 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा 1897 में पंजाब विधान परिषदों का गठन किया गया। मतलब इतने विधान परिषद बनाए गए। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इसके द्वारा एक सीमित एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। मतलब इंडियन जो मेंबर्स थे उनको भी क्वेश्चन करने का अधिकार दिया गया, परंतु पृथक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इसे मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। लॉर्ड मिंटो तत्कालीन वायसराय तथा जॉन मार्ले राज्य सचिव थे। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों के में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यपालिका तथा परिषद से जोड़ने का प्रावधान किया गया। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे वो वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पृथक प्रश्न करने का अधिकार, मतलब वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी अब कर सकते थे। इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तथा अलग निर्वाचन की स्थापना की गई। इसने सांप्रदायिकता को वैधिक रूप प्रदान किया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। जो ये 1919 का भारत शासन अधिनियम है, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस समय मॉन्टेग्यू भारत का राज्य सचिव जबकि चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। इस समय मॉन्टेग्यू भारत का राज्य सचिव जबकि चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का जनक लॉर्ड लियोनेल कार्टिस था। जो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का जनक लॉर्ड लियोनेल कार्टिस था। प्रांतीय विषयों को 2 भागों यथा हस्तांतरित और आरक्षित में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया था। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर उन मंत्रियों की सहायता से करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, जबकि आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था स्थापित की गई थी। किस अधिनियम के द्वारा? भारत शासन अधिनियम के द्वारा पहली बार द्विसदनी व्यवस्था स्थापित की गई थी। इस अधिनियम के तहत पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। भूमि कर या आय के आधार पर सीमित संख्या में
लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी अलग निर्वाचन के सिद्धांत को लागू कर दिया गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया, मतलब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इस अधिनियम में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। नोट: वर्ष 1926 में ली कमीशन की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, जिसे 10 वर्ष बाद जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस अधिनियम के तहत भारतीय रियासतों के लिए 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसको कि नरेश मंडल भी कहा जाता है, उसकी व्यवस्था की गई थी। 1935 का भारत शासन अधिनियम, यह एक विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थीं। इसमें प्रस्तावना का अभाव था, लैक ऑफ प्रियम्बल। इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसे ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा कुछ भारतीय रियासतों को मिलाकर स्थापित किया जाना था। हालांकि यह व्यवस्था कभी भी अस्तित्व में नहीं आई। 1935 में भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया तथा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान किया गया। कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी। कुल 11 ब्रिटिश प्रांतों में से 6 प्रांतों बम्बई, मद्रास, बिहार, बंगाल, संयुक्त प्रांत और असम में विधान परिषद और विधानसभा की स्थापना हुई। इस अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका पार्ट 2 हम अपलोड कर देंगे, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।